लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई का आज 13वां दिन। संसद में आज भी हंगामे के आसार। लाठीचार्ज के खिलाफ विपक्ष निकालेगा मार्च। यूपी विधानसभा की मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। आज फिर जोरदार हंगामे के आसार। चंदा चोरी को लेकर लगातार सत्तापक्ष को घेर रहा विपक्ष। आज यूपी दौरे पर राहुल गांधी आज बागपत का करेंगे दौरा। सत्यपाल मलिक की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद। गाजियाबाद में प्रशासन ने लिया स्कूल बंद करने का फैसला। विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर लिया फैसला। यूपी में अगले 2 से 3 दिन सक्रिय रहेगा मानसून। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। राज्य में विकास कार्यों को सीएम धामी की बड़ी सौगात। सीएम धामी ने 5 करोड़ की विकास योजनाओं को मंजूरी दी। सीएम धामी ने विभिन्न योजनाओं को वित्तीय मंजूरी दी। पौड़ी, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों को करोड़ों की सौगात मिली। धार्मिक स्थलों के विकास पर सरकार का फोकस। कई मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों स्वीकृत। सड़क, मंदिर और सुरक्षा कार्यों के लिए जारी हुई धनराशि। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पौड़ी, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों को मिली करोड़ों की सौगात। धार्मिक स्थलों के विकास पर सरकार का पूरा फोकस। जहां राज्य में विकास कार्यों को सीएम धामी की बड़ी सौगात। सीएम धामी ने दी 5 करोड़ के विकास योजनाओं को मंजूरी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे दी, जहां सीएम धामी ने विभिन्न योजनाओं को दी वित्तीय मंजूरी। पौड़ी, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों को मिली करोड़ों की सौगात। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे दें, जहां विकास का एक्सप्रेसवे राज्य को सीएम धामी ने बड़ी सौगातें दी हैं। मंदिर, मार्ग और सुरक्षा। धामी सरकार का ये मेगा प्लान कि मंदिरों का संरक्षण करना है, उन्हें विकसित करना है, साथ ही साथ मार्गों को दुरुस्त रखना है, कोई कोताही ना बरती जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, और लोगों की समस्याओं को सुन करके उनका तुरंत समाधान करना। ये प्लान है सीएम धामी का और इसको लेकर के करोड़ों का बजट पास किया जाता है हमेशा। तो सीएम धामी का ये मेगा प्लान तैयार है, जहां मंदिर, मार्ग को लेकर बड़ा प्लान, विकास का एक्सप्रेसवे, मंदिर, मार्ग और सुरक्षा की भी अगर बात करें तो सीएम धामी सुरक्षा के मामले को लेकर के भी बेहद सक्रिय नजर आते हैं कि किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी सुरक्षा के मद्देनजर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्वकुल में 17 करोड़ 80 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष स्वर्गीय दीपक पुंडीर की स्मृति में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना मसूरी क्षेत्र के विकास को नई गति देगी। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार बिना रुके और बिना थके अपने हर वादे को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। मसूरी में सड़क, पेयजल, पर्यटन, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य को पर्यटन और एडवेंचर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है और मसूरी के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो मसूरी को 17.80 करोड़ की सौगात। सीएम धामी ने मसूरी को बड़ी सौगात दी है। मसूरी के विकास को लेकर ये सौगात दी गई है। सीएम धामी ने विकास कार्यों का शुभारंभ यहां पर किया। हर वादा पूरा कर रही सरकार। सीएम ने कहा कि सरकार ने जो जनता से वादा किया उसे हम पूरा करने का काम कर रहे और ना ही हमें इसमें कोई दिक्कत है, ना ही किसी प्रकार का कोई गुरेज, क्योंकि हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं, जनता के लिए काम करने के लिए आए हैं और हर वो मूलभूत सुविधा जनता तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। तो फीता काटकर इस योजना का शुभारंभ किया गया। मसूरी को 17 करोड़ 80 लाख की सौगात दी गई। सीएम धामी ने मसूरी को ये बड़ी सौगात दी। बता दें, हिल्स ऑफ क्वीन के नाम से मसूरी को जाना जाता है और बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं और पर्यटकों के लिए एक अच्छी याद के रूप में हमेशा मसूरी रही। इसलिए ये बड़ी सौगात मसूरी को दी गई है कि मसूरी की सड़कों को दुरुस्त किया जाए
और ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलप किया जाए। साथ ही आपको बता दें कि मसूरी, ऋषिकेश जैसी जगहों पर एडवेंचर स्पोर्ट्स भी बहुत होते हैं, लेकिन उनमें मानकों की कमी होती है। इसको लेकर के भी सरकार पूरी तरीके से सजग है। सीएम धामी ने मसूरी को बड़ी सौगात दी है। वहीं मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक आरोप प्रत्यारोप और हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक शुरू होते ही सभासद सचिन गुहेर ने अपने ऊपर लगाए जा रहे कथित लेन देन के आरोपों के विरोध में सदन के बीच धरना शुरू कर दिया, जिसके समर्थन में कई अन्य सभासद भी बैठ गए। सभासदों ने मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपों को स्पष्ट करने की मांग उठाई। इस दौरान पर्यटन प्रभारी चंद्र प्रकाश बडोनी के खिलाफ भी सवाल उठे और कुछ सभासदों ने इस्तीफे की मांग की। बढ़ते विवाद के बीच पर्यटन प्रभारी ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी, जिसके बाद माहौल शांत हुआ और बोर्ड बैठक की कार्यवाही दोबारा शुरू हो सकी। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो मसूरी पालिका में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। मसूरी पालिका बोर्ड बैठक में यह जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जहां आरोपों पर सभासदों का धरना देखने को मिला। बड़ी जानकारी देते जहां लेन देन विवाद से गरमाया पालिका सदन। सभासदों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा और मसूरी पालिका बोर्ड बैठक में यह हंगामा हुआ। मामला यह है कि क्योंकि मैं पर्यटन का अध्यक्ष हूँ और मैंने पर्यटन प्रभारी के खिलाफ इस्तीफे की मांग की थी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आरोप लगे रहे थे कि भाई इतने पैसे, इतने लाख रुपए यहाँ पे लिए जाते हैं और क्योंकि उसमें कोई सत्यता थी नहीं, और जब सत्यता नहीं है और हमने ऐसा कुछ नहीं किया है तो हम उसको क्यों सहे, क्यों अपने ऊपर अपने चरित्र पे दाग लगाए। मेरा आत्मसम्मान की बात थी, तो मेरा आत्मसम्मान ने मुझे जगाने की आज ज़रूरत पड़ी कि भाई मैं इंसान हूँ और अपने आत्मसम्मान की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैंने आज अपने आत्मसम्मान के लिए ये लड़ाई लड़ी और अपना इनसे इस्तीफे की मांग की और इस्तीफा लिया। देखिए, मेरा इस बारे में ये कहना है कि सोशल मीडिया पे माननीय सभासद जी ने जो बात उठाई है उसकी पुष्टि भी सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से माननीय सभासद जी को कहना है। और चूँकि बोर्ड की गरिमा का प्रश्न आया और वहाँ पर मेरे इस्तीफे की बात आई है, तो मैंने बोर्ड का सम्मान करते हुए और पालिका का सम्मान करते हुए, क्योंकि यदि माननीय सभासद का सम्मान है उसमें हमारा भी सम्मान जुड़ा है, तो मैंने उस बात को मद्देनजर रखते हुए विगत 2-3 वर्ष 2-3 माह पूर्व अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण उनसे निवेदन किया था कि मुझे इन दायित्व से मुझे मुक्त कर दिया जाए। और इस पर अब माननीय अध्यक्ष जी को ही निर्णय लेना है और मैं पालिका हित में काम करने की प्रवृत्ति रही है, आज भी है और आगे भी पालिका हित में काम करेंगे। अब देखिए, वो किसी कर्मचारी ने नहीं लगाया है लेन देन का मामला, लेकिन शहर में जिस तरीके की हवा चलती है, क्योंकि ये तो पिछली बोर्डों के समय से चली आ रही है चीज़ें, तो लोगों को लगता है कि नहीं यही चीज़ें होनी है, सभासदों के साथ भी यही होना है, कर्मचारियों के साथ भी यही होना है। और आज जो सभासदों ने शुरुआत में यहाँ पे जो बात रखी, मुझे लगता है वो जायज़ भी है। वो आहत है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि शहर में लोग जगह जगह जिस तरीके की बातें उनसे खिलाफ कह रहे थे, तो मुझे लगता है उन्होंने जो किया वो जायज़ था, होना भी चाहिए था। वहीं देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने SIR प्रक्रिया के तहत विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और मतदाताओं से फीडबैक लिया। उन्होंने राजपुर और रायपुर विधानसभा क्षेत्रों के बूथों पर पहुंचकर नोटिसों की सुनवाई और सत्यापन प्रक्रिया की जानकारी ली। CEO ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामान्य विसंगति वाले नोटिसों का निस्तारण BLO स्तर पर दस्तावेजों के सत्यापन के बाद किया जाए, ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने अनमैप्ड मतदाताओं के मामलों में ईरो और एरो स्तर पर नियम अनुसार सुनवाई कर समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि फील्ड विजिट का उद्देश्य जमीनी स्तर पर समस्याओं को समझना और SIR प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाना है। तो ये जानकारी आपको दे दें, जो SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब बारी है जनता की समस्याओं को सुनना, उनकी परेशानियों को दूर करना। उन्होंने कहा कि फील्ड विजिट का उद्देश्य जमीनी स्तर की समस्याओं को समझना और SIR प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाना है। लगातार विपक्ष SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि हम SIR प्रक्रिया को पूरी तरीके से पारदर्शी रखना चाहते हैं और ये प्रक्रिया उत्तराखंड के
विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि एक ही नाम दो जगहों से वो उनके वोट सामने आए हैं, कई लोग जो अब नहीं है इस दुनिया में उनके नाम सामने आए हैं, तो इसलिए ये एसआईआर की प्रक्रिया बेहद जरूरी है। हल्द्वानी में एसआईआर अभियान को लेकर फैल रहे भ्रम को दूर करने के लिए एडीएम विवेक राय ने प्रेस वार्ता कर स्थिति साफ की। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना और अपात्र नामों को हटाकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाना है। जिले में अब तक करीब 2,35,000 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। प्रशासन ने अपील की है कि मतदाता नोटिस मिलने पर घबराएं नहीं, बल्कि निर्धारित दस्तावेजों के साथ समय पर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें। तो बता दें कि 2,35,000 मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है। हल्द्वानी में एसआईआर को लेकर के प्रशासन की सफाई सामने आई। मदद के लिए है, कदापि आपको परेशान करने के लिए नहीं है। किसी स्तर पर अगर आपको सहयोग नहीं मिलता है तो आप डीईओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डिप्टी डीईओ, एडीईओ से लेकर के अपने एसडीएम, तहसीलदार किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। आपको पूर्ण सहयोग किया जाएगा। बिल्कुल किसी प्रकार के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो पात्र होगा उसको हर हालत में निर्वाचक नामावली का भाग बना के रखा जाएगा। जो अपात्र होगा वो कितनी भी कोशिश कर ले उसको निर्वाचक नामावली से हटाया जाएगा। बस आपका केवल सहयोग ये चाहिए कि आप जो है हमसे संपर्क बनाएं, उत्तर दें, हमसे बात करें, तो निश्चित रूप से आपकी समस्या। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने हरिद्वार में एसआईआर 2026 अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को मतदान सूची को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से ना छूटे, अपात्र व्यक्ति का नाम ना जोड़े और बिना नोटिस किसी भी मतदाता का नाम ना हटाया जाए। उन्होंने राजनीतिक दलों से प्रतिनिधियों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने और सभी विसंगतियों का निस्तारण BLO स्तर पर करने पर जोर दिया। समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में मतदाताओं के डिजिटाइजेशन का 90.54% कार्य पूरा हो चुका है। बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के बेल केंद्रीय विद्यालय स्थित मतदान केंद्र का निरीक्षण कर मतदाता सत्यापन कार्य का जायजा भी लिया। तो देखिए, पूरे उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब बारी है उस प्रक्रिया में पारदर्शिता की, जनता को संतुष्ट करने की और लिस्ट को शुद्ध करने की, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। 2027 में चुनाव है, उत्तराखंड में भी अब कुछ महीने ही शेष हैं, इसलिए ये प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करना है। मतदाता सूची में पारदर्शिता पर जोर यहां पर दिया गया। सत्यापन कार्य का सीईओ ने जायजा भी लिया। पिथौरागढ़ के कमौड गांव में पिछले कई दिनों से दहशत की वजह बना गुलदार आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। आबादी वाले क्षेत्र में गुलदार की लगातार मौजूदगी से लोगों में भय का माहौल था और इसकी गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी। वन विभाग ने वन क्षेत्राधिकारी दिनेश जोशी के नेतृत्व में क्षेत्र में पिंजरा लगाया और निगरानी के लिए कैमरा लगाए। पिंजरे में एक मादा गुलदार फंस गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग ने बताया कि क्षेत्र में अभी गुलदार होने की संभावना है, इसलिए लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई। देखिए, कई दिनों से ये गुलदार लोगों को परेशान कर रहा था, लोगों में दहशत का माहौल था। जैसे ही शाम होती थी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे और अब इसे पकड़ लिया गया है। हालांकि मौसम माफ कीजिएगा, बता दें वन विभाग ने अभी ये कहा है कि अभी अन्य गुलदार भी हो सकते हैं, इसलिए लोगों को पहले से ही अलर्ट रहने की जरूरत है। तो आपको जानकारी दे दें, जहां इस गुलदार को पकड़ा गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन अभी भी अन्य गुलदार होने की भी आशंका वन विभाग के द्वारा जताई गई है। पागल नाला के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने के बाद मार्ग को जल्द बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। वहीं नारायणगढ़ क्षेत्र के मोड़ा झोड़ा गांव के पास मोटर मार्ग भी अवरुद्ध है। संबंधित विभाग की टीमें लगातार मलबा हटाने, सड़क को यातायात के लिए सुचारू करने में जुटी हुई हैं। प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा पर निकलने से पहले सड़क की ताजा स्थिति की जानकारी लेने और सावधानी बरतने की अपील की है।
तो बता दें कि पागल नाला में हाईवे खोलने का काम लगातार जारी है। बद्रीनाथ हाईवे जल्द खोलने की कवायद कर दी गई है। चमोली में बारिश से सड़कें पूरी तरीके से प्रभावित है। सिर्फ चमोली नहीं, सिर्फ चमोली की अगर बात करें तो सिर्फ चमोली नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में इसी तरीके की स्थितियां हैं। तो बता दें कि लगातार हो रही बारिश से स्थितियां जो है यहाँ पर विकराल बनी हुई है। मार्ग जो है वो बुरी तरीके से बाधित हो गए हैं और उन मार्गों को खोलने का काम अब प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। पगनल नाला में हाईवे खोलने का काम जारी है। समाधान दिवस के अवसर पर आज 109 शिकायतें हम लोगों को प्राप्त हुई और उनमें से जो भी निस्तारण किया जाना था जिन चीज़ों का उसी समय में बताया भी गया और कई सारी जगह रिपीटेड तौर पे जो शिकायतें आ रही थी तो उसमें ऑफिसर्स के लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी दी। हरिद्वार में सावन महीने के दौरान पंचक को लेकर धार्मिक मान्यताओं पर नारायणशिला मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज त्रिपाठी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण से लेकर रेवती नक्षत्र की समाप्ति तक का समय पंचक कहलाता है। मान्यता के अनुसार इस अवधि में कई शिव भक्त कावड़ उठाने से परहेज करते हैं। पुजारी ने बताया कि पंचक में शुभ कार्य पूरी तरह से वर्जित नहीं होते, लेकिन मन्नत पूरी होने पर भगवान शिव को जल अर्पित करने वाले श्रद्धालुओं के लिए कावड़ यात्रा को लेकर विशेष मान्यता जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि पंचक के दौरान पूजा अभिषेक और मंत्र जप किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ कार्यों से बचने की परंपरा भी है। तो कावड़ और पंचक की धार्मिक मान्यता क्या है वो यहाँ पर बताएगी नारायणशिला के पुजारी ने मान्यता बताई। काष्ठ आदि का संग्रह करना या लकड़ी आदि के सामान का खरीदना, कॉलम खड़े करना, लिंटर या छत डालना या इसके अतिरिक्त दाह संस्कार आदि जैसे कार्यों का निषेध कहा गया है। बाकी शुभ कामों का बड़ा अच्छा मानते हैं इसको, पर कांवड़ यात्रा में विशेष तौर पे इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जब हम अपनी मन्नत मांगने के लिए, मान्यता पूरी करने के लिए जल उठाते हैं, कांवड़ उठाते हैं, तो कांवड़ ज्यादातर लकड़ी की या काष्ठ की बनती है। उसमें मतलब लकड़ी का कोई ना कोई अंश जरूर होता है। सावन के पवित्र महीने में बाबा केदार धाम आस्था और भक्ति से सराबोर है। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए धाम पहुंच रहे हैं। सावन शुरू होते ही केदारनाथ यात्रा में भक्तों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस यात्रा सीजन में अब तक 14,26,797 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। कई श्रद्धालु कावड़ लेकर के भी धाम पहुंच रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। श्रद्धालु ने यात्रा मार्ग से लेकर धाम तक प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और मंदिर समिति की व्यवस्थाओं की सराहना की। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बताया कि धाम में सभी व्यवस्थाएं सुचारू हैं और मौसम की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिल सके। तो देखिए 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और रिकॉर्ड हर साल टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो केदारनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भोलेनाथ के दर्शन को उमड़े भक्त, 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। सावन में गुलजार हुआ केदारनाथ धाम। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए लोग हर मुश्किलों को पार करके पहुंच रहे हैं क्योंकि देखिए बारिश का भी मौसम आ चुका है। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड होती हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स नीचे आते हैं, लेकिन जो श्रद्धा है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है और हेलीपैड की भी सेवा बंद हो चुकी है। लोग पैदल चलकर, क्योंकि घोड़े खच्चर भी बंद कर दिए गए हैं, डंडी कंडी का भी सहारा बंद कर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ आप पैदल ही यात्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप भीड़ देख रहे हैं वो पैदल यात्रियों की है जिनके अंदर आस्था है और सावन का महीना है, इसलिए बाबा केदारनाथ के दर्शन जिसे मिलते हैं वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता है। और 14 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे और सभी ने सरकार की व्यवस्थाओं की, प्रशासन की सक्रियता की सराहना की है, सुरक्षा के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से।
सावन में गुलजार हुआ केदारनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। राज्य के पहाड़ों में पैदा होने वाला माल्टा अब देश दुनिया के ऑर्गेनिक बाजार में अपनी पहचान बनाने की तैयारी कर रहा है। राज्य में पहली बार माल्टा उत्पादक क्षेत्रों के ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इससे पहाड़ी माल्टे को प्रमाणित ऑर्गेनिक उत्पाद का दर्जा मिल सकेगा और किसानों को बेहतर बाजार, प्रीमियम कीमत और निर्यात के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ समेत कई पर्वतीय जिलों में पैदा होने वाला माल्टा अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए पहले से ही प्रसिद्ध है। अब ऑर्गेनिक प्रमाण मिलने के बाद इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और पहाड़ी किसानों की आय में भी सुधार होने की बड़ी संभावना है। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। माल्टा, इसे आप ऑरेंज की तरह ले सकते हैं, संतरे की तरह ले सकते हैं। हल्का सा टेस्ट में फर्क आता है, लेकिन दिखने में बिल्कुल संतरे जैसा ही होता है। राज्य का माल्टा अब ग्लोबल मार्केट में पहुंचेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और इसकी बागवानी भी बढ़ेगी। तो अब माल्टा को ग्लोबल पहचान दिलाने की तैयारी है। पहाड़ी किसानों की आय में भी इससे बड़ा सुधार होने की संभावना है। जब इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी तो किसानों की आय भी अपने आप बढ़ेगी। माल्टा जो संतरे की तरह दिखता है वो स्वाद में थोड़ा अलग होता है। अब इसे विदेशों में पहुंचाया जाएगा और इसे ऑर्गेनिक पहचान देने की तैयारी है। राज्य का माल्टा पहुंचेगा ग्लोबल मार्केट। तो पहाड़ी माल्टा को मिलेगी ऑर्गेनिक पहचान, इसे पहुंचाया जाएगा अब विदेशों में। इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और पहाड़ी किसानों की आय में भी बड़े सुधार होने की उम्मीद लगाई जा रही है। सरकार लगातार उन किसानों को प्रोत्साहित कर रही है कि आप इस तरीके की खेती करें, माल्टा की बागवानी करें। और इसी के साथ उस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।